सखी सहेली सुनने वाली सभी बहनों को और सभी सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी, आपको मेरा और साथ ही सभी सखियों को भी और सभी सखाओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखो भाई, सर्दी का मौसम है और आज भी व्यंजन का दिन है। तो बात तो होगी हमारे सरसों साग की रानी जी। सागों में जो बहुत सारे साग होते हैं तो उसकी रानी कहलाती है सरसों। और आरती, जब ये खेतों में फूलती है, पीले पीले फूल निकलते हैं तो हरे हरे पत्ते, तो देख करके एकदम अच्छा लगता है, मन एकदम आनंद से भर जाता है। बिल्कुल। और आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, बाकी भी चीजें बता दें। बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं, जाएंगे हम घूमने के लिए प्रागपुर या हिमाचल प्रदेश में। अच्छा। जो वैसे ही ठंडा ठंडा रहता है तो वहाँ वहाँ चलते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे मजाक, अगर कोई मतलब किस हद तक कर सकता है, क्योंकि एक सीमा हर चीज की होनी चाहिए। आपको एक कोई लाइन है जिसे आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो भाई इसकी बातें होंगी, इस पे संदेश भी हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। और मुझे कुछ कहना जो सेगमेंट है उसमें बारात जाने का अनुभव। क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार होता है। इसमें सबके अपने अपने किस्से अभी और हाल में जो शुरू हुई शादियों का जो माहौल, बल्कि समझ लीजिए मौसम शुरू हुआ है शादियों का, तो उसमें बहुत सारे लोग शादियों में होकर आए होंगे, वो अपने बहुत सारे अनुभव सहेज के लाए होंगे। तो हमें भी बताइए, हमें साझा करिए, ताकि हमें भी लगे कि हम भी उसी जगह पे उपस्थित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज एक खास दिन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का महत्व दिवस है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि भाई ऊर्जा तो सभी जगह बहुत जरूरत होती है और ऊर्जा की बचत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहले का समय अलग था, जब तक ऊर्जा का कहते हैं ना आविष्कार नहीं हुआ था। आविष्कार होने के बाद ना अब इसके बिना जीना नामुमकिन होता जा रहा था। और वैसी ऊर्जा भी, और साथ में शरीर की ऊर्जा के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और भाई हमें तो लगता है कि आज हमारे स्टूडियो में वैसे ही बसंत उतर आया, पीली सरसों के रंग दिखे रहे हैं हमारी आरती बहन। मैंने सोचा ना कि अगर सरसों की बात करें तो क्यों ना वैसे उसी तरह से हम कपड़े पहने, उसी तरह से हम अपना ड्रेसअप होके जाएं, जिससे कि लगे हाँ भाई बसंत आ गया है। पीली पीली सरसों खेतों में निकल आई है, झूम रही है। अच्छा, तूने बालों में कुछ पीला फूल नहीं लगाया? बस वो छूट गया। है। तो चलो इसके साथ में, हंसी मजाक के साथ में हम लोग गीत की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं, है ना। और एक गीत इतना प्यारा है ना वो, कि उसमें मतलब जो भी चीजें जो कह रहे हैं वो भी वही चीज कह रहे हैं कि हम भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं।
तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की शुरुआत 14 दिसंबर 1991 को हुई थी। उस दिन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा पहला नेशनल एनर्जी कन्वर्जन अवार्ड राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। तब से हर साल 14 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है ताकि ऊर्जा बचत व ऊर्जा दक्षता के महत्व को जनता तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, और ये दिन हमें ऊर्जा बचाने और सही तरीके से उपयोग करने के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। आज की दुनिया में ऊर्जा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। घरों में रोशनी हो या स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई, अस्पताल में इलाज, उद्योग और फैक्ट्री में उत्पादन जो होते हैं और वाहनों में चलना, सब कुछ ऊर्जा पर निर्भर है। अगर हम ऊर्जा का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऊर्जा की बचत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की शुरुआत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE ने की थी। ये संस्था भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में ऊर्जा बचत के बारे में लोगों को जागरूक करना और उद्योगों व घरों में ऊर्जा का सही उपयोग बढ़ाना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम जैसे जागरूकता रैलियां, सेमिनार, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि ऊर्जा बचाना क्यों जरूरी है और इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। वैसे आरती, हम लोग अगर आसपास अपने देखें तो हमारे घरों में जो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं या जैसे भी घर हैं आपके, तो वहां पर सब लोग अलग अलग कमरों में बैठे अपना काम कर रहे हैं। तो कोई मोबाइल चला रहा है, कहीं टीवी चल रही है, कहीं पंखा चल रहा है, और कभी कभी हम उस कमरे को छोड़ के भी आ जाते तो लाइट और पंखा सब, बिजली पंखा सब चलता रहता है। तो उससे ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होती है और बेकार में चल रहा होता है। उसमें आपको बिजली का बिल आता है तो पैसे भी आपको देने पड़ते हैं, इतने भरने पड़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी एक साथ बैठे तो ज्यादा अच्छा, एक ही कमरे की बिजली पंखा चल रहा है वो ज्यादा सही है, और जितनी जरूरत है आप उतना ही AC और या कूलर का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ना करें। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जैसे बार बार खाना गर्म करते हैं तो उससे भी ऊर्जा बहुत खर्च होती है। अगर ताजा बना खाना है तो गर्म ही गर्म अगर आप सब खा लेते हैं मिलकर एक साथ, तो ऊर्जा की बचत होती है। और साथ में एक साथ खाने में जब साथ बैठ के खाते हैं तो प्यार भी रिश्तों में बिल्कुल, और साथ ही मंजरी ये रहता है ना कि हम जैसे कि रहते 2 ही लोग हैं घर में या 3 लोग हैं और हमारा फ्रिज होता है, यानी कितना बड़ा बड़ा डबल डोर और पता नहीं कितना बड़ा बड़ा, तो उससे भी बहुत ऊर्जा की खपत होती है। तो आप अगर आपका फैमिली छोटी है, कम लोग हैं, तो आप उसी हिसाब से फ्रिज भी लीजिए। तो उससे क्या होता है, ऊर्जा की भी बचत होगी और आपके पैसे भी बचेंगे। बहुत अच्छा चीज होती है। बहुत सही तुमने बात कही आरती। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम जो जैसे कि सर्दियों में कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो पूरे कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो भाई आपको जहां तक दिख रहा है वहां तक कर लीजिए। तो ऊर्जा आप कहीं ना कहीं तो ऊर्जा बचाएंगी। बिल्कुल, ये नहीं कि थोड़ा समझदारी से काम करिए, ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसके साथ ही आज की दुनिया में ऊर्जा का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये सब संसाधन है जो बहुत सीमित है। इनके ज्यादा उपयोग से ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है और इसके अलावा इनका जलना पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इससे वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं होती हैं। इसीलिए ऊर्जा बचाना न केवल हमारी जरूरत है बल्कि ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। और वैसे भी जो प्रदूषण होता है ना, ये जो AC है चलाते हैं, जो हम AC चलाते हैं या इस तरह जो फ्रिज चलाते हैं, इनमें से ऐसी गैस निकलती है जो हमारे जलवायु के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इनका जितना AC वगैरह इनका जितना कम से कम उपयोग हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि बाहर की प्राकृतिक हवा है उसको आने दीजिए। घर की अगर आपकी खिड़कियां हैं, ये सब चीजें आप खुले रखें, बाहर की रोशनी आए, उससे आपके क्या होगा ना, बैक्टीरिया भी नष्ट होते हैं। बिल्कुल, है ना। जो बाहर जो धूप होती है या हवा आती है उससे आपके घर के जो सीलन होगी वो खत्म होगी, जो बैक्टीरियाज हैं वो खत्म होंगे, तो उससे आपके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा है। और AC के जो जितना ज्यादा रहते हैं ना उसमें बीमार भी उतने ही पड़ते हैं, वो बहुत नुकसानदायक होती है। और तुमने बहुत सही बात की, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि घरों में बच्चे भी जो हैं वो अपने कमरे में पूरा खिड़की दरवाजा सब बंद कर देंगे, पर्दे भी डाल देंगे खिड़की पे और अकेले मोबाइल चला रहे हैं। पूरे घर में कर्टन ही कर्टन डाल दिए गए, खिड़की कभी आप खोल ही नहीं रहे, रोशनी आने ही नहीं दे रहे, तो बिजली की खपत ज्यादा ही होगी। तो दिन की शुरुआत जैसे ही हो तो सारे खिड़की दरवाजे आप अपने खोल दीजिए और जो प्रकाश सूर्य से हमें मिल रहा है उसको पूरे घर में कोने कोने में आने दीजिए। उसी की रोशनी में आप जितना चाहें, सूरज की रोशनी में जितना चाहें आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इस ऊर्जा को, विद्युत को बचा सकते हैं। और ऊर्जा बचाने का मतलब है कि इसका सही
और समझदारी से इस्तेमाल करना। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत आसान तरीके से ऊर्जा बचा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बात ही करी है कि अनावश्यक लाइट और पंखे बंद करना है, LED बल्बों का उपयोग करना है, बिजली बचाने वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल करना है, वाहन कम चलाना है, बिल्कुल, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है। साथ ही सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना भी ऊर्जा संरक्षण में मदद करता है। अगर सभी लोग मिलकर ये छोटे छोटे कदम उठाएं तो देश में बड़ी मात्रा में ऊर्जा से बिल्कुल बचत हो जाती है। और इसी विषय पे हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई ऊर्जा जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उसके संरक्षण की भी आवश्यकता है, और उनके उत्पादन में और प्रयोग में संतुलन ही हमारे राष्ट्रीय ही नहीं अपितु वैश्विक संरचना हेतु आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन में हमारे वातावरण प्रदूषित होते हैं। और इस दृष्टिकोण से ऊर्जा संरक्षण का ये राष्ट्रीय दिवस ऊर्जा संरक्षण और प्रयोग में सावधानी पूर्वक संतुलन की आवश्यकता पर बल देता है। और इस दृष्टिकोण से आज का ये राष्ट्रीय दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत सही बात लिखकर भेजी है। और इसके साथ ही लिखते हैं हमारे साथी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण केवल पैसे बचाने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक स्वस्थ पर्यावरण के, एक स्थिर अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक और व्यवहारिक अनिवार्यता है। और भारत सरकार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाती ताकि इस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। तो आरती, इसी के साथ साथ हम सभी ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा बचाएं, और लेकिन हम संगीत सुने और मनोरंजन करना जरूरी है। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे के बिंदिया, झनन झनन धुन पायल की, देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। तो भाई देखो आरती, बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिना बादल के ही बिजली जो अगर बादल से आती तो बड़े नुकसानदायक होती है जी। बिन बादल के डोले तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छी है। तो चलो इसी के साथ हम लोग सबको लेके चलते हैं पर्यटन प्रागपुर की ओर लेके चलते हैं सबको। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित हेरिटेज विलेज है, जिसे भारत का पहला हेरिटेज गांव घोषित किया गया था। कांगड़ा की खूबसूरत वादियों के बीच बसा प्रागपुर गांव बहुत खूबसूरत है, जो अपने में कई ऐतिहासिक यादें समेटे हुए आरती और लगभग 300
200 वर्ष पुराने इस गांव में दुकानें, गलियां, सड़कें और मिट्टी स्लेट से बने घर आज भी मौजूद हैं और अपनी अद्वितीय वास्तुकला और प्राचीन सौंदर्य के कारण हिमाचल सरकार ने दिसंबर 1997 में प्रागपुर को देश का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया था। बिल्कुल। और पुराने घरों और स्मारकों को देखने के लिए पर्यटन स्थल प्रागपुर में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और गांव में एक तालाब है जो यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताल के पास ही श्री राधा कृष्ण का मंदिर है और निहार भवन मौजूद है। इसके अलावा यूरोपीय शैली में बना प्रागपुर का होटल भी अपनी भव्यताओं को संजोए रहता है। और प्रागपुर से 2 किलोमीटर दूर गरली भी है जहां पर कई दर्शनीय स्थल हैं। और ये अपनी पारंपरिक कांगड़ी वास्तुकला, पुरानी हवेलियों, कोबल स्टोन यानी पत्थर वाली गलियां और शांत ग्रामीण सांस्कृतिक माहौल और सांस्कृतिक विरासत के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ये कारीगरों का गांव कहलाता है क्योंकि यहाँ हथकरघा, धातुकला, बढ़ईगिरी यानी लकड़ी के सामानों को इनके द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ी जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। बिल्कुल। और बिल्कुल दर्शनीय स्थल के बारे में बताओ आरती। बिल्कुल, यहाँ पे आप बहुत 300 साल से भी ज्यादा पुरानी आप हवेलियों को देख सकते हैं, विलेज देख सकते हैं, वहाँ के गाँव की किस तरह की रहन सहन है वो देख सकते हैं, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी की नक्काशी सबसे बहुत ही बढ़िया चीज आप देख सकते हैं वहां पर। और बाजार में स्थानीय कला और हस्तशिल्प है जिसको आप मतलब देख भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, लोगों को दिखा भी सकते हैं जब आप वापस आएं। और बहुत बड़ा भवन है, पुराने समय की सुंदर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण जो बना है। और साथ ही हवेली भी है जो कि गांव के बीच में एक बड़ा तालाब है और उसकी चारों ओर पुरानी इमारतें, जैसे कि कहते हैं ना एक पुराने जमाने की झलक देता है, बिल्कुल है ना, वो सारी चीजें वहां पे उसका मुख्य आकर्षण है। और कांगड़ा घाटी वो तो अपने आप में समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज है। कांगड़ा घाटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बेमिसाल है, उसकी तो आप तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज से। और साथ ही साथ छोटी छोटी नदियां हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, मतलब ये ऐसी चीज है जहां आप जाएंगे तो बस खो जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ गढ़ियार गांव प्रागपुर के पास स्थित है। ये गांव भी हेरिटेज के लिए जाना जाता है आरती। और धर्मपुर और जसवंत घाटी ये दोनों इलाके प्रागपुर के प्रसिद्ध हैं और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद आकर्षक हैं। और अब हमें देखना होगा कि हम कहाँ रुकें भाई। तो पुरानी हवेलियों को होटल में बदल दिया गया है। होम स्टे या स्थानीय जीवन का अनुभव लेने के लिए बढ़िया विकल्प। इसके अलावा रिसोर्ट भी आसपास उपलब्ध है। कहीं जाएं और कुछ खाएं, क्या खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। वैसे नई जगहों के पारंपरिक भोजन का स्वाद ले सकते हैं तो अवश्य लें। यहाँ आप पारंपरिक कांगड़ी भोजन का स्वाद ले सकते हैं। कढ़ी, चावल, धाम थाली, सरसों का साग और स्थानीय मिठाइयाँ। इसके साथ ही घर का बना हुआ खाना भी आप खा सकते हैं। वाह, सरसों का साग भी मिलेगा, मतलब सरसों का साग हर जगह है। आज देखो हम लोग बना रहे हैं। इसीलिए तो तुमने देखा ना ये चीज की, हाँ चलो ये पर्यटन में मिलने वाला है तो घर में भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या खरीदे, यही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे अपने बजट के हिसाब से आप कुछ भी मोल भाव करके खरीद सकते हैं। जैसे कि मोल भाव करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कहीं भी जाएं मोल भाव किए बिना नहीं रह सकते। तो हम बढ़िया हस्तशिल्प है, लेकिन अगर हस्तशिल्प है तो मोल भाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपनी मेहनत से बनाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लगती है बनाने में, तो वो मोल भाव मत करिए। बाकी आप जो रेडीमेड चीजें होती हैं उसमें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हम मतलब यहाँ पे अपना घर सजाना है हमें, तो हम यहाँ से जो हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं हैं वो ले सकते हैं। कांगड़ा की पेंटिंग्स ले सकते हैं, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, ऊनी वस्त्र और बहुत सारी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं वहां पे। और वहां कैसे पहुंचे, तो भाई आप सड़क मार्ग से प्रागपुर तक बस और टैक्सी से पहुंच सकते हैं। और नजदीकी एयरपोर्ट भी है, गगल धर्मशाला एयरपोर्ट है, नजदीकी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। और अम्ब या कांगड़ा घाटी रेलवे स्टेशन से सफर शुरू कर सकते हैं। और अब भाई यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय जो है वो है अक्टूबर से मार्च का महीना है। ठंडा और साफ मौसम और गर्मियों में भी यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना रहता है। तो भाई आप यहाँ पर जाएं, घूमें, मजे करें। इतनी मतलब इस तरीके की जगहों पे इतना अच्छा लगता है ना, एकदम मन तरोताजा हो जाता है। फिर लगता है कि अब हम बाकी जिंदगी की दौड़ भाग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल। आप सुनते हैं प्रोग्राम की झलक, सुनते हैं फिर आगे। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में मिलने आ रहे हैं एक ऐसे फनकार जिन्हें पदार्पण में ही प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार। शायद उस वक्त उस तरह की एनर्जी लग गई उस सिनेमा को, लोगों ने उसकी संवेदनशीलता देखी और उसका इनोसेंस बड़ा भावुक कर गया लोगों को, तो इसलिए शायद जूरी को लगा होगा कि मैं उस पुरस्कार के पात्र हूँ।
अपने शुरुआती सफर में ही दो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले मराठी फिल्मों के प्रतिभाशाली युवा लेखक और निर्देशक सुजय ढाके से एक मुलाकात। शाह नाम का उपन्यास लेके मैं फिलीपींस गया और जो कुछ भी मैं सीख रहा था वो मैं सब कुछ इस उपन्यास को अप्लाई कर रहा था। तो बाय द टाइम मेरी पढ़ाई खत्म हुई, मेरा इस उपन्यास पे काफी पढ़ाई हो चुकी थी। तो जब मैं भारत वापस आया तब मैंने ठान ली कि यही मेरी पहली पिक्चर होगी। सुनना न भूलिए, इनसे मिलिए गुरुवार 11 दिसंबर शाम 7:45 पर। तो भाई देखो हमरे गांव कोई ना कोई तो आता ही रहता है, तो आता रहता है तो हम हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हंसी मजाक किस हद तक किया जाए। हाँ, बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई मजाक किया और मंजरी बुरा मान गई। अच्छा, हाँ, तो फिर मुझसे बोलेगी नहीं तो मुझे बुरा लगेगा, फिर मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, मैं देखती रहूंगी, अच्छा फिर मनाऊंगी उसको और मंजरी मान जाएगी। बिल्कुल। चलो ठीक है, यानी किसी का मजाक बनाना हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बन चुका है ना। कभी कभी ये मजाक हल्की फुल्की मस्ती का रूप ले लेता है, जो न केवल माहौल को खुशनुमा बनाता है और बल्कि रिश्तों में अपनापन भी लाता है जब हल्की फुल्की मस्ती होती है। लेकिन सवाल ये है कि मजाक किस हद तक ठीक है। आप जरूरत से ज्यादा अगर किसी की मजाक में टांग खींचेंगे तो वो भाई गुस्सा हो जाएगा एक समय के बाद, अनर्थ हो जाएगा, है ना। एक सीमा तक वो करेगा उस चीज को, कि वैसे भी मजाक ना तभी तक अच्छा लगता है, उसके वो मजाक नहीं रह जाता, उसके बाद वो परेशान करने वाली चीज बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हो जाता है। और कहाँ तक ये समान है और कब ये चोट पहुंचाने वाले
लगता है इस पर भी हमें सोचना है कि हल्का फुल्का मजाक ठीक है, जब मजाक में किया जाए तो वो ठीक है, किसी का अपनापन ना हो, सामने वाला भी हंसे, किसी की निजी कमजोरी ना छेड़ी जाए, सम्मान बना रहे, ऐसा मजाक स्वाभाविक है और रिश्तों को मजबूत भी करता है। ये दोस्ती और नजदीकी का संकेत भी देता है। बिल्कुल, हम किसी से कितने ज्यादा खुले हुए हैं, कितने ज्यादा कनेक्ट हैं, ये भी दिखाता है कि क्योंकि हम उससे अगर अच्छे से बात कर पा रहे हैं, खुले हिचक नहीं है हमारे अंदर, तभी तो उसके साथ मजाक कर सकते हैं। अब भाई किसी ऐसे के साथ में मजाक बिल्कुल नहीं कर सकते जो बहुत जल्दी बुरा मान जाता है या हमारा कोई दोस्त नहीं है या कोई अपना नहीं है। तो मजाक तब तक ठीक है जब तक कि दोनों लोग सहज हों उसमें, है ना। मजाक तभी तक सही है जब हम सामने वाले व्यक्ति भी उसको अच्छे से एंजॉय कर रहा हो उस मजाक को। अगर हम हंस रहे हैं तो सामने वाला चुप है, असहज है या मुस्कुराने के लिए मजबूर दिख रहा है तो समझिए वो मजाक नहीं बल्कि उसको गुस्सा आने लगा है, अब धीरे-धीरे एक्सट्रीम हो गया है ना। तो हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि मजाक की हद वहीं तक है जहां सामने वाले की हंसी बनी रहे और उसकी इज्जत ना टूटे, क्योंकि असली मजाक वही है जहां हंसी बांटी जाए ना कि चोट दी जाए, और अच्छा मजाक वो है जिस पर सब हंस सके, ना कि केवल मजाक करने वाला। बिल्कुल सही बात लिख कर भेजी है आपने। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई ये एक अच्छा विषय है और इस दृष्टिकोण में इसे सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में मजाक होता क्या है, क्योंकि बहुतेरे लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हुआ करते हैं और कोई कुछ भी कहे अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सांसारिकता को समझते नहीं है, वो सांसारिकता भलीभांति समझते हुए उसके मतलब परस्ती से उसको परिचित है अच्छे तरीके से, फलस्वरूप वो ऐसे मामलों से बचना चाहते हैं। मतलब या कुछ हद तक वो जानबूझ के भी कुछ लोग ऐसा करते हैं परेशान करने के लिए। बिल्कुल। और मजाक का जो दायरा है ना वो सीमा पार होते ही उसमें नुकसान होने लग जाता है। सीमा पार होने पर मजाक से आत्मसम्मान आहत होता है। तो आप इस तरह के मजाक ना करें कि आप सीमा से बाहर चले जाएं, फिर वो सामने वाला आपकी बातों को सुनकर उसका दिल दुखे। तो ये बात गलत है। आप हल्के फुल्की बात करिए, वो ठीक है, लेकिन किसी के व्यक्तित्व पर, किसी के पहनावे पर, उसके शारीरिक बनावट पर किसी तरह का आपको मजाक नहीं करना चाहिए। तो आरती, अभी तो हम लोग बहुत सारी अंतराल का समय हो गया है, समय हो चला है अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग मजाक की बात कर रहे थे ना, किस हद तक किया जाए। तो एक श्रोता है जो कहते हैं कि पहली बात कि किसी से मजाक करते वक्त ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जिससे मजाक कर रहे हैं उसके स्वाभिमान को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात, वो व्यक्ति मजाक सहन करने की क्षमता रखता है कि नहीं। तीसरी बात, मजाक करने का सही माहौल है कि नहीं। मानो कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुखी बैठा हुआ है और कोई उससे मजाक करे तो ये गलत होता है ना, कि वो किस सिचुएशन में मजाक करें पर उस मजाक से सब खुश हूं। मैं स्वयं किसी से मजाक करते वक्त, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, इन बातों को मैं ध्यान में रखता हूं कि मजाक के कारण किसी के भी आंखों में आंसू ना आए। बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मजाक किस हद तक का मतलब है कि मजाक की सीमा क्या होनी चाहिए, खासकर जब ये अपमानजनक या विवादास्पद हो जाए। और विकिपीडिया पर भी इसके बारे में भी चर्चा होती है कि ये मजाक प्रैंक को लेकर दिशा निर्देश है कि कितना स्वीकार है और कैसे विवादों से बचना चाहिए ताकि ये किसी को ठेस ना पहुंचाए और केवल हल्के फुल्के तरीके से किया जाए, ना कि क्रूरता या बदमाशी के रूप में, जो कि आजकल देखा जाता है और निष्पक्षता और सम्मान के सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी कि इस तरह के मजाक ना करें जो किसी को आहत करें। बिल्कुल। और इसके साथ ही और साथ ही बिल्कुल एक साथी जो लिखती हैं कि ननद भाभी का रिश्ता, जीजा साली का रिश्ता, साले बहनोई, समधन समधी का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, ये सभी हंसी मजाक वाले रिश्ते माने जाते हैं। पर हमेशा ये ध्यान रखें कि मजाक वाले रिश्ते जरूर हैं पर ये सभी रिश्ते बेहद नाजुक भी होते हैं, तो मजाक की हद को पार ना करें। बहुत बार लोग अपने दिल की बात या अपने दिल की नकारात्मक बातें भी मजाक में बोल जाते हैं, तानों और उलाहनों के माध्यम से। हर इंसान हर बात को हंसकर टाल नहीं सकता
है, बातें और शब्द ही चुभते हैं, तो मजाक को एक दायरे में ही रखिए। कहते हैं कि अगर द्रौपदी भरी सभा में मजाक नहीं उड़ाती तो महाभारत नहीं होता। उनका हंसना किसी वरिष्ठ के शारीरिक दुर्बलता के बारे में था। तो इस तरह की चीजें ना करें तो बेहतर होगा। और हम लोग सुनते हैं गीत सुनते। प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, जख्म दिल हमने दिखाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, वो तो हर रोज रुलाते हैं घटाओं की तरह, हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए। सिर्फ इतनी सी खता पर हमें दुश्मन जाना, सिर्फ इतनी सी खता पर हमें दुश्मन जाना, सर को कदमों में झुकाया तो बुरा मान गए, प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला जल्दी आ रही हैं विविध भारती पर। पिता के अंदर मेरे बहुत दुर्लभ गुण थे। बांसुरी बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे और शायरी करते थे। ये सब था, लेकिन कहीं कोई लेखक हमारे आसपास नहीं था। शायरी थी, शब्द थे, कवित्व थे, सवैये थे, छंद थे। हमने उनसे बातचीत की उनकी कहानियों पर और उनकी लेखनी पर। कहानी में कुछ खास नहीं है, लेकिन कहानी को खास बनाती हैं मेरी संवेदनाएं, मेरी अनुभूतियां जो लोग कहते हैं और मेरे देखे हुए, मेरे महसूस किए हुए यथार्थ। आज के मेहमान बुधवार 17 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो आरती भाई देखो, अब हम लोग सरसों का साग थोड़ा सा बना लेते हैं क्योंकि भाई टाइम भी हो चुका है गरम गरम खाने का। तो सरसों का साग का सूप, अच्छा, तो इसकी विधि बता देते हैं कि सरसों, पालक और अदरक को साफ करके अच्छे से काट करके आप धो लीजिए और इसको अदरक इन सबके साथ में
सरसों पालक और अदरक को हल्का सा आप पानी डाल के उबाल लीजिए, फिर छान करके इसको मिक्सर में आप पीस ले और उसके बाद भी उसको छान लें जिसमें रेशे निकल जाएं। अब एक कढ़ाई ले, उसमें मक्खन डालें, काली मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा मैदा उसमें भूनें और सूप मिलाकर इसको उबालें और ऊपर से क्रीम डालें और स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सरसों के साग का सूप बना सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया चीज है। तो ठंड में तो बहुत फायदा भी करेगा। और एक हमारे जो श्रोता उन्होंने लिखकर भेजा है सरसों का साग, उसके लिए चाहिए सरसों के पत्ते 1 किलो, पालक के पत्ते आधा किलो, टमाटर 2, पिसा हुआ अदरक 1 चम्मच और हरी मिर्च 5, बारीक कटी हुई लहसुन बारीक कटा हुआ लहसुन चाहिए बारीक कटा हुआ 1 चम्मच और अदरक बारीक कटा हुआ 25 ग्राम और प्याज 2 बारीक कटे हुए, हरी मेथी 10 ग्राम, रिफाइंड तेल 1 बड़ा चम्मच, देसी घी 1 चम्मच, धनिया के पत्ते बारीक कटे 50 ग्राम, नमक स्वाद के अनुसार। ये सारी चीजें आप अपने आप से कम बढ़ा कर सकते हैं। सरसों और पालक के पत्तों को साफ करके पानी में अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद बारीक काट लीजिए और प्रेशर कुकर में 1 लीटर पानी डालकर उबालने के लिए रख दीजिए और 5 सीटी लगाने के बाद और उसको ठंडा कर लीजिए और फिर 50 ग्राम मक्की का आटा डालकर मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके पीस लीजिए। फिर एक कढ़ाई में रिफाइंड तेल 1 बड़ा चम्मच गर्म होने के बाद प्याज, अदरक, लहसुन, हरी प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें, मेथी, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब चीजें आप भून लीजिए सारी चीजें और फिर उसमें मिक्सी में पिसी हुई पालक और जो सरसों था उसको डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके कम से कम 10 मिनट अच्छे से पका लीजिए और उसमें देसी घी और धनिया डाल के सर्व करिए। क्या बात है, कितनी अच्छी सी रेसिपी बताई। अब हम आज छोटी सी ही रेसिपी बताते हैं, सरसों के साग की खिचड़ी। अरे वाह। तो इसकी विधि है कि चावल और मूंग दाल धोकर कुकर में डालें और बारीक कटा सरसों का साग आप इसमें डालिए, हल्दी, नमक और पानी डालें, 3 से 4 सीटी पकाएं, घी जीरे का तड़का लगाएं। आप तड़का कितना भी रिच लगा सकते हैं, लहसुन, प्याज, अदरक इन सबको भी डाल के तड़का लगा सकते हैं, करी पत्ता डाल के लगाइए और बढ़िया देसी घी के डाल करके आप सरसों के साग की खिचड़ी खाइए। बहुत बढ़िया चीज है। तो देखिए मजा आएगा। बिल्कुल और फायदा भी करेगी बहुत। और इसी के साथ सरसों के साग के पकौड़े। तो इसमें आपको सरसों का साग वही जैसे जो प्रक्रिया होती है, धोना है, साफ करना है, महीन महीन काटना है और बेसन उसके ऊपर डालिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी धनिया भी डालिए और थोड़ा सा चाट मसाला डालिए। फिर इसको अच्छे से लपेटिए तो पानी छूटेगा नमक की वजह से। फिर जितना जरूरत हो पानी की छींटे दे के आप उसको गाढ़ा सा बना लीजिए और बस आप इसके छोटे छोटे गरम तेल में आप इसके कुरकुरे पकौड़े तल लीजिए। तो सरसों बढ़िया चाय या कॉफी के साथ आप, वाह, शाम का मजा ही आ जाएगा एकदम, है ना, स्पेशल हो जाएगी। हाँ, और गीत बजा दें तो और ज्यादा मजा। अरे फिर तो बात ही क्या है। तो बिल्कुल बजाते हैं।
तो भाई देखो भाई आरती, बारात चलने का जो मजा मंजरी जी है, और अभी अभी थोड़ा सा शादी वादी में हो कर आई है ना बारात जाने इसीलिए के खूब अनुभव इनके इकट्ठा हो गए हैं। देखो बहुत सारे अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ा मजा भी आता है जी। सुनाने में। कि एक बार एक लोग थे तो भाई बारात में जाना था, निकल पड़े बारात में कार लेकर के सारे बाराती। आगे देखा तो एक कार रुकी हुई थी, हाँ। वो भी कार से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये तो अपने ही बारातियों की कार क्यों रुकी, क्या हुआ? तो पता चला कार खराब हो गई है। उस कार में ड्राइवर के साथ में सारी लेडीज ही थी परिवार की। तो जो जिन्होंने कार रोकी थी उन्होंने सोचा कि ये तो भाई गलत बात है, इनकी हेल्प करती तो अपने परिवार के हैं लोग हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए आप सारी महिलाएं हमारे कार में जाइए, ड्राइवर से बोला इनको ले जाओ जहाँ पे बारात जानी है, हाँ। और हम लोग आते हैं कुछ इंतजाम करके। अब वो लोग तो चले गए, अब कार खराब इधर, अभी लोग से क्या करें? तो इन्होंने बहुत देर तक खड़े इंतजार करते रहे। अब इनके पसीने छूट गए, कोई आ ही नहीं रहा, इतनी सुनसान रास्ता। हाँ। बड़ी मुश्किल से इन्हें ट्रैक्टर दिखाई दिया आता हुआ, खाली वो ट्रैक्टर था, ट्रॉली नहीं थी। तो इन्होंने उससे मदद मांगी और उसने बैठा के इन्हें आगे बस स्टैंड तक छोड़ा। राम राम करते हुए लोग बस पे पकड़ के पहुंचे जहाँ बारात थी। फिर बाद में लड़के ने पूछा तुम लोग कहाँ थे इतनी देर? तो बोले यार ऐसा ऐसा हो गया, सारा किस्सा सुनाया। तो यानी कि बारात में जाने का अनुभव उनका बड़ा वैसा रहा कि मदद करी, चलो परिवार की मदद करी, लेकिन कभी कभी होता अपने पैर ही पर कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परेशान हो जाती है यादगार ऐसी चीज यादगार बन जाती है ऐसे किस्से। बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखती हैं, उन्होंने अपनी एक साझा करी है अनुभव। कहती हैं कि हमारे मायके में मैं तो मतलब महिलाएं बारात में नहीं जाती हैं, और लेकिन ससुराल में सभी महिलाएं बारात में जाती हैं। बारात में जाने का अनुभव आमतौर पर मजेदार, यादगार और कभी ना भूलने वाला होता है। मैं बताती हैं कि मेरे जेठ के लड़के की शादी थी, शहर से बाहर बारात गई थी। हम सभी रिश्तेदार दूल्हा बसों और कार से गए थे। हमें वहां जाने पर किसी अच्छे स्थान पर ठहराया गया। वहां हम लोगों को नाश्ता पानी के साथ बहुत भगत भी की गई। फिर बारात के रूप में हम सभी बाराती दूल्हे के साथ तकरीबन 2 किलोमीटर बालू मिट्टी में पैदल चले। दूल्हा तो घोड़ी पर और हम पैदल। बेटा 1 साल का, उसे गोद में ले रखा था। बेटी थोड़ी बड़ी थी लेकिन उससे भी चला नहीं जा रहा था। पति उसे थोड़ी थोड़ी देर में उठा लेते, लेकिन बेटा किसी और की गोद में जा ही नहीं रहा था। अब बड़ी मुश्किल से लड़की वालों के घर पहुंचे, विवाह की रस्में पूरी कर वहां से सभी विदा होकर गाड़ियों से आए। लेकिन बारात में इतना लंबा पैदल चलने का जो सफर था वो आज भी याद आता है। अब तो जिसकी बारात में गए थे उसके बच्चों की भी शादी हो चुकी है, लेकिन जब भी जेठ की बहू मिलती है मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि तुझे लेने आना जाना तो मैं कभी नहीं भूल सकती, कितना पैदल चले थे। देखा, ये चीज याद रहती है। अगर अभी आप कार से पहुंची होती है आराम से तो याद ना रहता इतना। बिल्कुल सही बात है। तो बारात के किस्से बड़े मजेदार होते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना है बारात में जाने का अनुभव। हम एक बार गलती से गलत पार्टी में घुस गए, क्योंकि 2 जगह एक साथ एक ही पार्टी चल रही थी। मतलब दोनों ही जो बातचीत चल रही थी, बारात चल रही थी, दोनों ही एक ऐसी पार्टी थी जो हमारे समझ में नहीं आया कि हमें कौन सी पार्टी में जाना है। तो हम गलत पार्टी में घुस गए। फिर हमें पता चल गया कि ये तो गलत है। तो हमने पार्टी में से ज्यादा कुछ तो नहीं खाया, पर एक चाउमीन जरूर वहां पर हम लोगों ने खा ली, इस तरह कहा, और खाते हुए हम लोग पार्टी से बाहर निकले। और ऐसे एक मजेदार किस्सा ये हुआ कि एक बार एक हमारे भाई थे, तो वो एक साथ 3 शादियां थी। तो पहले वाले में गए तो देखा है यहाँ तो अपने घर वाले है ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलो दूसरे में जाते हैं। तो दूसरे में गए तो वहां पे भी कुछ नहीं समझ में आया। फिर उन्होंने फोन मिलाया जिनकी लड़के की शादी थी, तो उनसे कहा कि भाई आप लोग कहाँ हैं? बोले हम लोग यहीं हैं, बाहर हैं। तो बोले बाहर तो हम भी हैं। तो बोले कि अरे भाई तो अंदर आओ। तो बोले ठीक है अंदर जाता हूँ। तो बोले अंदर देखो है सब लोग मिलेंगे तुमको। बोले अंदर तो कोई नहीं है। बोले अंदर गोल मेज है। बोले हाँ यहाँ पे भी गोल मेज है, यहाँ पे भी कारपेट बिछा है। एक जैसी सजावट होती है लगभग। तो बोलते अच्छा ठीक है रुको, अभी थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे। तो भाई वो जो भाई थे वो वहीं बैठ गए दूसरे पंडाल में, और वहाँ पे स्टार्टर वगैरह आ रहे थे। तो बढ़िया उन्होंने वेज अपने खाया, अच्छे से खाया, पेट भरा। फिर उनके बेटे का फोन आया, पापा आप कहाँ हो? पता चला कि अरे हम तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे इस तरह के पर्दे। बोले हमारे यहाँ भी लाल रंग के पर्दे। तो दोनों के सेम पर्दे थे। तो बोले कि आपने क्या खाया? बोले हमने स्टार्टर में ये सब जो चीज पनीर बताया। बोले यहाँ भी यही चीज है। तो बोले आप इधर आओ, दूसरे वाले में, थर्ड में आओ। उसको लगा लड़के को कि गलत जगह घुस गया है, क्योंकि इधर लेडी संगीत चल रहा है, उधर कुछ नहीं चल रहा था। उसने बोला हमारे यहाँ लेडी संगीत। तो बोले यहाँ नहीं है। तो बोले पापा तुम गलत आ गए हो, इधर आओ। जब इधर आए तो पता चला कि अपने सही जगह पहुंचे। लेकिन बोला मजा आया उसमें, दूसरी पार्टी में जाके वहां पे अच्छे से पेट भर के आ गए। तो ऐसे भी किस्से बड़े मजेदार, ऐसा तो अक्सर हो ही जाता है। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखती हैं कि वैसे तो आजकल वधु पक्ष वाले एक ही शहर में आकर शादियां करने लगे हैं, पर अभी मैं अपनी बहन की लड़के की शादी में कोलकाता गई थी। वहां शादी के लिए जो मैरिज हॉल था वो हमारे रुकने वाली जगह से काफी दूर था। काफी लोगों ने छोटे वाहन कार को प्राथमिकता दिया, पर हम कुछ भाई बहन और हमारे बच्चों ने एक
छोटी बस में जाना पसंद किया और बारात एक शहर से दूसरे शहर जाने जैसा आनंद लिया। हमने पुराने दिनों को जैसे दोहरा लिया, वरना आजकल तो शादी ब्याह में भी होटल वाले कल्चर में लोग इकट्ठा कम ही बैठ पाते हैं। ये एक उन्होंने साथ में बैठने का भी अनुभव कर लिया ना इसमें। बिल्कुल, बहुत। तो चलो एक इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। लड़की वालों, लड़की वालों, लड़की वालों, लड़की वालों, लड़की तुम्हारी कंवारी रह जाती, लड़की तुम्हारी कंवारी रह जाती, जी मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान के लड़के ने हाँ कर दी। लड़का तुम्हारा कंवारा रह जाता, लड़का तुम्हारा कंवारा रह जाता, जी मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी। ओ लड़के के दोस्तों, ओ लड़के के दोस्तों, पहले तुम ये काम करो, लड़की लेने आए हो, झुक कर हमको सलाम करो, झुक कर हमको सलाम करो। लड़की की सहेलियों, लड़की की सहेलियों, हम जो जिद पर आएंगे, लड़की लेने आए हैं, तुमको भी ले जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे, तुमको भी ले जाएंगे। गुस्सा ये सारा का सारा रह जाता, गुस्सा ये सारा का सारा रह जाता, जी मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी, मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी। तो भाई देखो, जब लड़की हाँ कर दी थी तो बारात में जाने की पूरी जाना तैयारी है। हो जाती है। बिल्कुल। हमारे साथी क्या लिखते हैं, बताओ भाई। लिखते हैं कि अब बारात में आने जाने का रिवाज बहुत ही कम हो गया है। अब तो लोकल शादियां हो रही हैं, एक ही होटल और रिजॉर्ट में रहकर होटल के बगीचे में चक्कर काट के बारात चली आती है। बाराती का आगमन तो हमारे जमाने, बारातों का आगमन तो हमारे जमाने में होता था। हमारे घरों में बाराती दो दो दिन तक टिकाए जाते थे, और क्या आओ भगत होती थी उनकी, और क्या क्या तैयारियां होती थी। ये सिर्फ घर परिवार रिश्तेदारी नहीं, पूरा समाज, कॉलोनी, गांव, सभी लोग बारात के स्वागत में तत्पर रहते थे, क्योंकि ये घर परिवार की बात नहीं होती थी, पूरे गांव और समाज की बात होती थी। वैसे मंजरी देखा जाए तो ना, आज भी गांवों में ये प्रथा चलती है कि गांव के गांव टिकाए जाते हैं, इतने सारे बाराती आते हैं, पूरा गांव उनकी आओ भगत करता है। बिल्कुल। और बारात, एक साथी लिखते हैं कि बड़ी बेटी की जब शादी की थी, तब घर से विदा करके जब बारात लौटी, उसके बाद बहुत रोना आया, घर पूरा सूना लगता है। अब फरवरी में चौथी छोटी बेटी की शादी
होती है फिर भी वही अनुभव होगा, पर अंत में मन को ये समझाकर खुश होते हैं कि बेटी आगे बढ़ेगी और अपना घर संसार बसा आएगी। ये बात सही बात है, बेटियों को तो पराए घर जाना ही पड़ता है, घर बसाना ही पड़ता है। तो ये एक रिवाज है और जिसे बहुत खूबसूरती से हम सभी बेटियों को, बहनों को, भाइयों को निभाना भी चाहिए। रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है आरती। तो अगर आप शादी करते हैं तो उसे जिंदगी भर अपने हमसफर के साथ आप बिताएं, उससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो और इसी के साथ हमारे और साथी क्या लिखते हैं? बिल्कुल, एक हमारे साथी लिखते हैं कि बारात जाने का और बारात में जाने का अनुभव अलग, बारात में जाने का और बारात को अपने यहाँ लाने का अनुभव अलग होता है। बारात जाने के वक्त तो यानी कन्या विदाई के वक्त उनके माता पिता के साथ उनके परिवार की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि बेटी उनको छोड़कर ससुराल जा रही है। वहीं बारात में जाते वक्त जाने वाले लोगों में खुशी की लहर होती है कि उनके घर एक नई सदस्य बहू के रूप में आ रही है, घर में एक नए मेहमान का आगमन हो रहा है ना। कितनी खुशी, कितना अच्छा लगता है एक बहू को लेके आते हैं घर में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि भाई अनुभव तो वो है ही अच्छी तरह से बयान कर सकता है जिस पर गुजरती है, फिर उसके बयान करना और भी दुष्कर है क्योंकि होता कुछ है और कुछ लोग समझ लेते हैं। वैसे बारात में जाने वाले नव युवकों की मस्ती और अभिभावकों के अवसर परक हालात एक हस्ती विशेष रूप से दृष्टव्य हुआ करती है और ये तो है, इन्होंने लिखा है। तो भाई बारात में जब जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि दूल्हा जो था, दूल्हे की जो कार होती है वो खराब गई तो उसको धक्का देना पड़ता है। बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। और कई बार दुल्हन मेकअप कराने जाती है तो मालूम पड़ा कि वो आ ही नहीं पाई और बारात दरवाजे आ गई है, इतना मेकअप में टाइम लग गया। तो वो भी बड़ा अनुभव होता है कि लड़की हड़बड़ा कर आ रही है अंदर। बिल्कुल तो बड़े सारे किस्से होते हैं। लेकिन और बिल्कुल एक श्रोता लिखते हैं कि ये अनुभव सिर्फ दूल्हे के परिवार तक सीमित नहीं होता बल्कि सभी रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी मिलकर इस खुशी में शरीक होते हैं जिससे एकता और अपनत्व की भावना भी मजबूत होती है। कुल मिलाकर बारात में जाना हंसी मजाक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक मेलजोल को एक बेहतरीन मिशन होता है जो हर किसी को आनंदित कर देता है। और साथ ही एक छोटी सी बात और लिखी है कि शादी की विभिन्न श्रोता ने कि शादी की विभिन्न रस्मों जैसे जयमाला, फेरे और खान पान का हिस्सा बनना भारतीय संस्कृति की सुंदरता और परंपरा को दर्शाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है। तो आरती क्यों ना हम लोग एक गीत सुन लेते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं, जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है।
एक बहुत ही एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही मजेदार सा कमेंट। वो लिखते हैं कि एक बार हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के सर की बेटी की बारात घर पर तोरण मारने हेतु आई और तोरण मारने के बाद नाश्ता पानी शुरू हो गया। लड़की की माँ ने जब देखा, दूल्हा देखा, तो वो किसी और दूसरे घर में उनको तोरण मारने जाना था, मतलब दूसरे घर का दूल्हा था वो। तो माँ ने तुरंत पिता से कहकर उस बारात को रवाना किया। जब सही दूल्हा आया तब तक क्या था, लिमका ठंडा और नाश्ता खत्म हो गया था और बारातियों को सीधे भोजन पर जाना पड़ा। क्या बात है। दूल्हा ही गलत आ गया। लेकिन चलो हम लोग को भी अब जाना होगा, तो विदाई का समय हमारा आ गया, विदाई लेने का हमारा समय आ गया। तो हम आपसे अनुमति लेने की आज्ञा चाहते हैं। सभी को मंजू वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।